कड़ी में आज हैं 1932 के भाषा संघर्ष समिति का आवाज़ उठाकर पूरे झारखंड में युवाओं के हक और अधिकार की बात रखने वाले जयराम महतो जी के घर के सामने। सबसे पहले जयराम महतो जी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से जाना है। आज हम उसी धरती की बात कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले हम किसी बात को रखें, आपको बताएंगे झारखंड वीरों की धरती रहा है, सपूतों की धरती रहा है, क्रांतिकारियों की धरती रहा है और हक और आंदोलन की बात हम करेंगे। चाहे उली हाथू का गांव हो, चाहे इस झारखंड का कोई भी कोना, हर घर से कुछ ना कुछ ऐसा निकला है आवाज़ जहां आप हमें सूचनात्मक विचारधारा से नहीं देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे शहीद कृष्णा प्रसाद महतो जी का। ये हैं जयराम महतो जी के फादर। मैंने आपसे पहले ये बात कहा आपको कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसा समझना चाहते हैं कि यह धरती कब, क्यों, कहाँ, किन कारणों से ऐसे क्रांतिकारी वीरों को लाकर सामने रखी है जहाँ हर युवाओं को ये आवाज़ बनते हैं। हम लोग इसी घर के सामने आप देख रहे हैं जिस तरह का पेंटिंग आप 1932 के हर चीज़ से गूंजा हुआ है। वो कहते हैं कि जोहार की आप बात करें या हुल जोहार की बात करें, 1932 के बिना यह संभव नहीं है। इसी कड़ी में हम आज जयराम महतो जी के इस घर के सामने खड़े हैं और उनसे करबद्ध तरीके से अनुरोध करेंगे कि माननीय जिस आवाज़ को आपने झारखंड सरकार की कान तक पहुंचाने का काम किया है, यह एक बहुत बड़ा, एक अपने आप में एक ऐसा पहचान है जो कि आज नहीं, वो कहा जाता है ना कि जब भी आप किसी आंदोलन को करते हैं तो 20 वर्ष, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, जयराम जी ने कहा है कि आज अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 20 साल बाद आपके बच्चे या आपका दूसरा जनरेशन जो होगा अपने हक और अधिकार के लिए तत्परता के साथ अपनी बात रख पाएगा। इसी कड़ी में जयराम जी से अनुरोध करेंगे कि बड़ा मुश्किल से समय मिल पाया है, हालांकि सभाओं में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक बात मैंने उनको देखा है अपने हर इंटरव्यू में जो वो बात कहते हैं बड़ी सहजता के साथ आपके साथ उपलब्धि उनकी हो पाती है। पहले तो आपका ढेरों स्वागत है आपके ही इस घर के सामने में। आपका भी स्वागत है। चलिए किसी बहाने आप हमारी माटी तक आए, ये माटी आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। अपने फादर के बाद आज सबसे बड़ी बात, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, उनके बारे में हम खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि जहाँ तक लोग बताते हैं कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस समय मेरी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे घर वाले लोग पिताजी के देहांत पर आंसू बहा रहे थे और यहीं बगल में एक पावरोटी वाला पार हो रहा था, इसी सड़क में जहाँ आप खड़े हैं, हम पावरोटी खाने के लिए रो रहे थे। तो हमको कोई आइडिया नहीं है। बाकी जब जैसे हम बड़ा हुए तो लोग हमको बताएं कि वो किस तरह मैंने आंदोलन करते थे, किस प्रकार लोगों के साथ बात करते थे, किस तरह कहाँ आना जाना, कैसे मीटिंग करते थे, खेती बाड़ी कैसे करते थे। अभी भी कहा जाए तो पिताजी के बारे में नहीं जानते, क्योंकि मेरी आयु लगभग 1.5-2 साल, पौने 2 साल के आसपास थी। मेरा जो छोटा भाई था वो शायद उस समय 6 महीना माँ के गर्भ में ही था। पिताजी के देहांत के 3 महीने बाद उसका जन्म हुआ है। तो पिताजी के बारे में हम लोग को विशेष कुछ जानकारी नहीं है। जयराम भाई, ये पीसीसी रोड इस गाँव में पहली बार आपने कब देखा? मैंने है, चूँकि ये गाँव जीटी रोड से सटा हुआ है, इसीलिए इस गाँव में मुझे लगता है मैंने बालपन से ही यहाँ रोड देखे हैं। हाँ, जीटी रोड के साथ। अभी अपने गांव में आपको क्या लगता है, कोई एक समस्या जो लगता है कि यहाँ तत्परता के साथ इसको खत्म करना चाहिए? हाँ, निश्चय। चूँकि हम लोग तोपचांची प्रखंड संबंध रखते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। और इससे क्या होता है कि यहाँ के जो मैक्सिमम युवा हैं 9वीं 10वीं 10th करने के बाद ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, इन राज्यों में पलायन कर चले जाते हैं। ये जो आपका उत्तर है, मुझे लगता है एक बड़ा संकीर्ण विचारधारा से निकल कर व्यापक स्तर पे आप रख रहे हैं। मैं इस गांव का एक ऐसा समस्या, नली, गली, पानी, रोड, इसको मैं जानना चाहता हूँ। गांव की अगर प्राथमिकता दे तो अभी लगता है फिलहाल एक नाली होनी चाहिए जिसमें ढक्कन लगा हो, क्योंकि गाँव वाले लोग थोड़ा सा मैंने होता है कि एक पानी चूँकि यहाँ से बहता है और वो जम जाता है, रुक जाता है एक जगह पर, उससे मच्छर भी काफ़ी उत्पन्न होते हैं। तो अभी गांव की अगर प्राथमिकता कहें तो एक नली बननी चाहिए, जिससे कि ऊपर से नीचे तक का पानी अपने सही जगह। बिरसा जी का गांव को लेकर बहुत सारा वीडियो वायरल है जिसमें कहा जाता है कि आज भी वहाँ की माताएं बहनें सर पे पानी के लिए किलोमीटर दूर जाती हैं। क्या कहेंगे झारखंड सरकार से, चूँकि आप भी एक क्रांतिकारी हैं, हालांकि आप आज जनता की आवाज़ है, वैसे स्थिति में वहाँ की आवाज़ के लिए क्या करेंगे? हाँ, निश्चय हम तो सरकार से अपील करना चाहेंगे। बिरसा हमारे स्वाभिमान है, हमारे अभिमान है, उनसे झारखंड उनसे, तो कम से कम उस गांव को सुविधा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं उस गाँव को मिलनी चाहिए। तभी बिरसा के सपनों का झारखंड होगा और तभी वास्तव में उन्हें भी अभिमान होगा कि हाँ, बिरसा ने कुछ किया है। तो अगर उन्हीं के गाँव को अगर ये सुविधाएँ नहीं मिलती है तो बहुत दुखद होगा और खेद होगा। इतना ऊर्जा कहाँ से?
इतना ऊर्जा, ये वाकई ये राढ़ सभ्यता की माटी है। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऊर्जावान वाली बात है। हाँ, निश्चय ही राढ़पंथी ही है। और हम लोग जो कहते हैं कि राढ़ माटी राढ़ सभ्यता के राढ़ लोग हैं, ये डायलॉग नहीं है, एक्चुअली में हम लोग राढ़ लोग हैं। और मुझे भी थोड़ा सा हैरान लगता है कि आसान नहीं है। आज अगर बात की जाए तो मैंने डायरी में अभी खोल कर देखें तो आज हम 344वां सभा करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत लोग अगर सोचेंगे तो उनका दिमाग का नस फट जाएगा। प्रत्येक सभा में 2 घंटा 3 घंटा स्पीच रखना, ट्रेवल करना, फिर आना, भूखे प्यासे रहना, तो कहीं ना कहीं राढ़पंथी ही है। ये आपके घर के सामने हम देख रहे हैं, मुझे लगता है बिरसा मुंडा जी से लेकर अन्य सिंधु कानू जी का या ऐसे सारे क्रांतिकारी जिसको आपने अपना एक आदर्श माना है, वो आपके दीवार के बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। क्या लगता है ये सारे युवाओं को भी ऊर्जा देने में काम करता है? हाँ, निश्चय ही। और आने वाली युवा पीढ़ी को भी थोड़ा सा हमारे क्रांतिकारियों को ही अगर आप आदर्श मानते हैं, उन्हीं को अगर डीपी में लगाते हैं और उनको ही अगर अनुसरण करते हैं तो शायद बेहतर स्थिति होगी। अगर बेहतर होगा तो युवा से राज्य का निर्माण होगा। राज्य कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर, उन्हीं के हाथों पर बागडोर है। तो इसीलिए मेरा मानना है युवा बागडोर को संभाले। जिन हाथों में आज वो क्रिकेट का बल्ला थामे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल थामे हैं, इन्हीं हाथों में उन्हें राज्य की बागडोर को संभालना है। तो युवाओं को थोड़ा तत्परता दिखानी होगी। ज़्यादा समय नहीं लेकर अंतिम एक प्रश्न, दीदी लोगों को क्या कहिएगा, छोटी बच्चियों को आप क्या संदेश देंगे? लगता है कि महिलाओं की भागीदारी भी 1932 में उतनी तत्परता से अभी तक नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। नहीं, निश्चय दिख रही है, हालांकि थोड़ा सा मैंने लीड नहीं कर रही है। भागीदारी उनकी है, लेकिन मेरा प्रयास है वो लीड करे, उस भीड़ में से निकलकर वो लीड करे, वो आवाज़ बने, वो प्रखरता के साथ वो भी बात को रखे, वो भी संवैधानिक बातों को रखे, वो भी खनन नीतियों की चर्चा करे, वो भी शिक्षा नीतियों की चर्चा करे। हम ये चाहते हैं और इसी के लिए हम लगातार डिस्कस भी करते हैं। बाकी अगर भागीदारी की बात करें तो मैक्सिमम हम जहाँ भी सभाएं जाते हैं अभी भी एवरेज महिलाओं का पॉपुलेशन ज़्यादा ही रहता है। क्योंकि जब संस्कृति की बात करते हैं तो क्या अनुरोध रहेगा उनसे? अनुरोध यही रहेगा कि मुझे मानना है कि ये नारी शक्ति का दौर है और नारी शक्ति अगर अपने शक्ति के सामर्थ्य को समझती है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो हम लड़ाई लड़ते हैं उसमें क्या होगा कि एक थोड़ा सा सुविधा होगी। और जैसे कि आज अगर उदाहरण के लिए हम देखें, अगर कहीं भी किसी भी सिस्टम में तो अगर पुरुष लोग अगर जाते हैं तो उतना असर व्यापक नहीं होता है, लेकिन अगर स्त्रियों की भागीदारी होती है तो प्रशासन भी डोल जाता है और लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। तो स्त्रियों की भूमिका होनी चाहिए और भूमिका हो रही है, वे लोग भी तत्पर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। मैंने आपको कहा है कि झारखंड की धरती को सुशोभित हमेशा से हर कोने से क्रांतिकारी करते आए हैं। हालांकि महाजनी प्रथा हो उसका विरोध हुआ, जाति प्रथा हो उसका विरोध हुआ, कुव्यवस्थाओं के विरोध में जाकर अनेक लोगों ने आवाज़ उठाया। रही बात 1932 की खतियान की, इस दरवाजे से बहुत सारे लोग मिलजुल कर अपनी बात को झारखंड सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं। उलगुलाल हो चुका है। अब आने वाले समय में दिखता है कि किस तरीके से झारखंड सरकार 1932 को लेकर सक्षमता के साथ अपनी तत्परता दिखाती है। जय हिंद श्रीमान। मैंने तो एक ही बात कहा है कि जहां भी लोग दबे हैं, जहां भी लोग कुचले हैं, जहां भी उनके साथ शोषण हुआ है, वहां हर कंडीशन में समाज के साथ जुड़कर, लोगों के साथ जुड़कर, लोगों की आवाज़ बनने में हम सबों को एक तत्परता भूमिका निभानी चाहिए। नमस्कार।